बाद अब चलते हैं करेरा और नजर डालते हैं करेरा की कहानी पर। तो साल 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करेरा विधानसभा सीट पर बीते 7 चुनाव पर नजर डाले तो यहां बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तीन बार जीत हासिल करने में सफल रही है। वहीं बीएसपी ने एक बार जीत हासिल की है। पिछले चुनाव यानी 2018 में इस विधानसभा सीट पर भाजपा के राजकुमार खटीक और कांग्रेस के जसवंत जाटव के बीच मुकाबला था। कांग्रेस ने इस मुकाबले को 14,824 वोटों के बड़े अंतर से जीता था। हालांकि अब जसवंत जाटव बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कमल के चुनाव चिन्ह से मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने बसपा छोड़कर पार्टी में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव को मैदान में उतारा है। उधर बसपा भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में क्या वो दोनों प्रमुख दलों का गणित बिगाड़ेगी? दल बदल को लेकर मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है? चलिए इस पर चर्चा शुरू करें। उसके पहले विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। करेरा में उपचुनाव की जंग है। इसमें एक बार फिर कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी या बीजेपी की वापसी होगी? क्या बसपा मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी? निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब नतीजों से मिलेगा। लेकिन उसके पहले उपचुनाव को लेकर इस सीट पर रोमांच अपने चरम पर पहुंचने लगा है। करेरा से पूर्व कांग्रेस विधायक जसवंत जाटव दल बदल के बाद बीजेपी के चुनाव चिन्ह से मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने 2018 में बसपा से चुनाव लड़ने वाले प्रागीलाल जाटव से हाथ मिलाकर उन्हें जसवंत के खिलाफ उतारा है। यहाँ बसपा से राजेंद्र जाटव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो फाइट में नहीं है। इस सीट पर बीते हुए 3 चुनाव को देखें तो इसमें 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी को कामयाबी मिली है। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जसवंत जाटव ने करीब 15,000 मतों के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार खटीक को हराया था। तो वहीं 2013 में कांग्रेस को इस सीट पर शकुंतला खटीक ने जीत दिलाई। उन्होंने बीजेपी के ओम प्रकाश खटीक को लगभग 10,000 मतों के अंतर से पराजित किया था, जबकि इसके पहले 2008 में बीजेपी के रमेश प्रसाद खटीक बसपा प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव को करीब 13,000 वोटों से पराजित कर विधानसभा पहुंचे थे। साल 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 70,000 मतदाता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, जिनमें से सर्वाधिक करीब 45,000 मतदाता जाटव हैं, जबकि लोधी, यादव, ब्राह्मण, गुर्जर प्रत्येक समाज के 10 से 12,000 के आसपास वोटर्स हैं। यहाँ कुल मतदाता 2,40,000 के करीब हैं। करेरा विधानसभा शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है, लेकिन ना तो यहाँ बस स्टैंड है, ना ही बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान है। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, सीवर की समस्याएं हैं। बस्तियों की सड़कें बदहाल हैं। अवैध कॉलोनी भी यहाँ ज्यादा विकसित हैं। अब ऐसे में यहाँ किस दल को जीत मिलती है, असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो करेरा के उपचुनाव में किसे कामयाबी मिल सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बात फिर मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी हैं। करेरा से जुड़ेंगे हमारे सलाह संवाददाता संजय गुप्ता। ग्वालियर चंबल के हमारे ब्यूरो हेड विनोद शर्मा भी हमारे साथ हैं। लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी भी। तो एक बार फिर संजय जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? हाँ सर जी। संजय जी, क्या करेरा की कहानी क्या रहेगी? बहुजन समाज पार्टी भी फाइट में है या फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है? जो है भाजपा और कांग्रेस में जो है फाइट रहेगी और बहुजन समाज पार्टी इसमें कुछ अपना दम दिखाएगी। लेकिन जो है जब भी कोई प्रत्याशी क्षेत्र में आता है और जो है मंत्री आते हैं, इधर करेरा की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। करेरा में जो है सड़क, पानी, बिजली, सोन चरैया क्षेत्र प्रमुख कारण बना हुआ है, मुद्दे बने हुए हैं। ये मुद्दा किसके खिलाफ जा रहा है? ये मुद्दा बना है कि ये नहीं है? ये मुद्दा बीजेपी के खिलाफ जा रहा है या कांग्रेस के खिलाफ? ये जो है दोनों ही पार्टी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि चाहे कांग्रेस की पार्टी हो या भाजपा की पार्टी हो, सारे मंत्री नेता आते हैं और हर बार चुनाव समय वादे कर जाते हैं। संजय जी, दोनों के खिलाफ जाएगा यानी बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा? नहीं, बहुजन समाज पार्टी को फायदा नहीं होगा इससे। तो चलिए खैर, ये पूछते हैं कि दल बदल का मुद्दा जसवंत जाटव के खिलाफ कितना जा रहा है। जैसे कि पूरे प्रदेश में यह है कि कांग्रेस, आप भी जानते हैं कि एकमात्र बड़ा मुद्दा लेके चल रही है दल बदल। वो कह रही है कि दल बदलुओं को, बिकाऊओं को टिकट दिया है। ऐसे में जसवंत जाटव के खिलाफ प्रागीलाल जाटव कितने
काम कर पा रहे हैं। प्रागीलाल जाटव के साथ भी दल बदल का मुद्दा है, वो बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। हाँ हाँ। तो किसके खिलाफ ये मुद्दा दल बदल का जा रहा है, ज्यादा जसवंत के खिलाफ कि प्रागीलाल के खिलाफ? जसवंत के खिलाफ ज्यादा जा रहा है मुद्दा दल बदल का। अच्छा। जसवंत को बिकाऊ विधायक के इधर कह रहे हैं, कर रहा है जनता। और जो है प्रागीलाल जाटव जो है कांग्रेस से, बसपा से कांग्रेस में आए हुए हैं, उनको जो है पब्लिक का भारी समर्थन मिल रहा है। अच्छा, प्रागीलाल को? हाँ। अच्छा, ये बताइए, जाटव वोट लगभग 70,000 है वहाँ, और 3 जाटव लड़ रहे हैं। 40,000 है। जाटव अनुसूचित जाति वर्ग के जाटव 45,000 है, अनुसूचित जाति वर्ग के टोटल 70,000 है। खैर, हाँ। तो 3 जाटव लड़ रहे हैं, राजेंद्र जाटव, प्रागीलाल जाटव और जसवंत जाटव। इन जाटव के अलावा जो बाकी के यादव है, ब्राह्मण है, कुर्मी है, गुर्जर हैं, इनके वोट किधर जाते दिख रहे हैं आपको? इन लोग वोट सबके जो है कुछ भाजपा में जाएंगे, कुछ जो है कांग्रेस में भी जाएंगे, और परियार समाज के वोट जो है सपा में जाएंगे। तो सपा से जो है दिनेश परियार प्रत्याशी बने हुए हैं और काफी समय से क्षेत्र में जनसंपर्क में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हमारे साथ विनोद जी आपके पास भी आएंगे, साइनी जी आपकी भी टिप्पणी लेंगे, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं राजू बाथम जी। राजू जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बोलिए। जी राजू जी, जैसा कि अभी हमारे संजय जी बता रहे हैं, हमारी जो रिपोर्ट है, हमारे ब्यूरो चीफ विनोद शर्मा ने भी बताया कि दल बदल का मुद्दा वहां विकास के मुद्दे से ज्यादा भारी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रागीलाल जी को ज्यादा समर्थन मिल रहा है जसवंत जी की जगह। ये कहना गलत है। दल बदल तो प्रागी ही करके आए हैं। प्रागी जी पहले बसपा से चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो किस आधार पे कह रहे हैं? चल, तो इन्होंने दल बदल नहीं किया, साथ ही सिद्ध हो रहा है। जसवंत जी ने दल बदल नहीं किया। नहीं, दल बदल तो प्रागी ने भी किया है ना। अच्छा, तो प्रागी जी ने और ये तो जो है कांग्रेस की कुशासन की से क्षुब्ध होकर, दुखित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए कि कांग्रेस में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी जी। कमलनाथ जी मनमानी करते थे, मंत्रियों की, विधायकों की सुनते नहीं थे, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए थे, और जो वादे नहीं पूरे किए तो इनको आगे अपने क्षेत्र में जहाँ से चुन के गए थे वहाँ प्रिय हो रहे थे जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी कल्याणकारी योजना है, विकास को लेके भारतीय जनता पार्टी। आप तो करेरा की बात करिए, करेरा की। मैं करेरा की ही बात कर रहा हूँ आपसे, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जसवंत जी आपके अनुसार कि एक अच्छे दल के साथ आए हैं और दल बदल किया है प्रागीलाल जी, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, तो अब ऐसी स्थिति में जसवंत जाटव ने दल बदल नहीं किया, जसवंत जाटव जी ने सरकार नहीं गिराई, सरकार प्रागीलाल जी ने गिरा दी। नहीं, ये सरकार किसने गिराई है जी आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। सरकार क्यों गिराई है? क्योंकि सरकार जो है, जो वादे ये करके जनता से गए थे वो वादे सरकार पूरे नहीं कर रही थी जी। इसलिए सरकार गिरी है इनकी। और सरकार किसने गिराई? वो अपने विधायकों को कांग्रेस वाले नहीं संभाल पाए, इसलिए सरकार गिरी है जी। चलिए राजू जी, आप हमारे साथ रहिएगा, आपकी आवाज उन्होंने पूरी सुनी। राजीव श्रीवास्तव जी हैं, वहीं से हैं, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। राजू जी, आप राजू जी, मैं राजू जी से बात कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा रुकिएगा, आप सुनिएगा उनको, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा। राजीव श्रीवास्तव जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? आ रही है जी। राजू जी, राजू बाथम जी कह रहे हैं कि सरकार खुद कांग्रेसियों ने अपनी गिराई है, उनकी नहीं सुनी जा रही थी, और दल बदल तो आप लोगों ने करवाया है। प्रागीलाल जी को बहुजन समाज पार्टी से लेकर के आए हैं, तो दल बदल उनका हुआ है। उनका कहना है राजू जी का कि उन्होंने एक अच्छे दल का साथ दिया है। जसवंत जी ने क्या कहेंगे आप? ये सब गलत बात है सब जी। ये सरकार, इन लोगों ने षड्यंत्र के साथ गिराई है, संविधान की हत्या की गई है जी। इसलिए यहाँ पे बहुत विरोध है और हमारी सीट निकलेगी। नहीं, विरोध तो है। क्या आप केवल राजीव जी केवल दल बदल के मुद्दे पे पोहरी करेरा में चुनाव लड़ रहे हैं, या आपके पास कोई योजना भी है, विकास भी है? राजू जी कह रहे हैं कि कोई 15 महीने में कोई विकास नहीं हुआ। हमारा वचन पत्र सब बोल लिया है सर। क्या है वचन पत्र? वचन पत्र में किसानों का कर्जा माफ किया नहीं हुआ ना।
वृद्धों, अरे 35,000 करोड़ राजीव जी, इनके कृषि मंत्री स्वयं बोल रहे नहीं ये बात तो जी इनके भाजपा के कृषि मंत्री जो है वर्तमान में जी, वो खुद बोल रहे हैं कि इतना कर्जा माफ हुआ है। हाँ, तो कमल पटेल जी ने कहा है कि 6,000 करोड़ कर्जा माफ और किया है। इसके बाद वृद्धों का बढ़ाया पैसा, कन्याओं का विवाह का पैसा बढ़ाया। राजू जी एक मिनट, मेरी आवाज किसानों की पूरी, अरे राजू जी मेरा सवाल सुन लीजिए। राजू जी एक मिनट सरकार गिरा दी। राजू जी एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। कमल पटेल जी ने ये कहा है कि 6,000 करोड़ रुपए माफ किया है, लेकिन वादे आपका जो बचत पत्र है उसके अनुसार 35,000 करोड़ से ऊपर पैसा चाहिए था सारे किसानों का कर्जा माफ करने के लिए। अब 35,000 करोड़ कहाँ, 6,000 करोड़ देकर के कुछ किसानों को माफ किया, सब किसानों को तो नहीं माफ किया। हाँ, तो दूसरी किस्त हो चुकी थी, तीसरी पे सरकार गिरा दी। सबका कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी। चलिए, जब तक सरकार गिर गई, इन्होंने खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिराई गई। चलिए, आपके पास कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं था, आप रागीलाल जी को लेके आए? रागीलाल तो स्वयं आया हमारे यहाँ, हम नहीं गए उसके पास। तो टिकट उनको दे दिया आपने, आपके पास भी तो सर्वे के आधार पर। अरे सर्वे के आधार पे आपके यहाँ सर्वे जो हुए हैं उस आधार पर उसको टिकट दिया गया, जनता की आवाज पर, जनता की सर्वे पे। तो कांग्रेस से अगर उनके यहाँ बीजेपी में कांग्रेस से कोई गया, उन्होंने टिकट दे दिया, तो वही तो आपके साथ भी हुआ। शकुंतला खटीक जी थी, विधायक भी पूर्व रही हैं, बहुत सारे कांग्रेसी बेचारे अपना टिकट का इंतजार कर रहे थे, आपने रागीलाल जी को दे दिया। इनका विरोध इसलिए है कि इनने खरीद फरोख्त में गए हैं, जनता का वो बेचा है, इसलिए इनका सबसे ज्यादा विरोध है। तो बोले आपने बीएसपी से आए आदमी को टिकट दे दिया, तो फिर उन्होंने अगर जसवंत जाटव को दिया तो क्या बुरा किया? इसकी बात तो आप हमारे हाईकमान कमलनाथ जी से करें। नहीं, तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि आप करारा से हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उनने टिकट दिया है साहब। चलिए, तो आप उनने टिकट दिया, तो गलत किया ना उनने? उनके आदेश नहीं, सही दिया है, जो दिया है वो बिल्कुल राइट निर्णय दिया है उनने। चलिए, बहुजन समाज पार्टी से आए आदमी को टिकट दे दिया, कांग्रेस को दरकिनार कर दिया, ये राइट निर्णय है। हाईकमान का निर्णय जो है वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेसी लोग सब। चलिए, राजू जी आप कुछ कहेंगे? हमारा तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जन हितैषी और जन कल्याणकारी योजना है सदैव जो है लागू करती है, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए, तो ये चाहे गांव गरीब और किसान का मामला हो, हम चलिए आप करारा की बात करिए, विश्वास आप लेकर अभी चलते हैं, हमारा स्लोगन है। धन्यवाद। चलिए, ओके, तो आप जा रहे हैं? ठीक है सर। चलिए, राजू जी चले गए। राजू जी तो जाते रहे, आप भी कुछ कहेंगे? आप क्या कहना, जो कहना था कह दिया। चलिए, वो तो चले गए। तो हमारी सीट निकल रही है 100%। चलिए, अब हमारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, आपको भी बधाई है एडवांस। चलिए, विनोद जी आपने करारा के भी कहानी सुन ली है दोनों लोगों से। ये बात अलग है कि बिल्कुल राजू बाथम चूंकि बीजेपी से पहले जुड़े हैं, पके हुए नेता की तरह उत्तर दे रहे थे, थोड़ा राजीव श्रीवास्तव जी झिझक रहे थे, लेकिन मुझे राजीव श्रीवास्तव की बातों में ठीक ठाक दम लग रहा था। क्या आपका क्या आकलन रहा? बिल्कुल, जो अभी सामने आ रहा है कि प्रागीलाल जो है वो एक मजबूत स्थिति में वहां बताए जाते हैं, क्योंकि जसवंत को लेकर लोगों में काफी पहले से ही आक्रोश था। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की जो मुख्य समस्या है कि जो सोन चिरैया अभियान के तहत कई ऐसे इलाके हैं जहाँ की रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं, वो लोग लगातार पिछले 15 सालों से ये मांग करते रहे हैं कि भाई सोन चिरैया आज तक देखने को नहीं मिली, उसके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए यहाँ बर्बाद किए जा रहे हैं, काजू अधिकारी खा रहे हैं और सोन चिरैया के नाम पर पैसा बर्बाद हो रहा है। तो वो जो ग्रामीण है, जो उन इलाकों में रहते हैं, वो बेहद परेशान है। ये मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है और पिछले 2018 के चुनाव में भी ये मुद्दा हावी रहा था और ये कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर नए सिरे से वहां पर सर्वे कराया जाएगा
और ये देखा जाएगा कि कौन से इलाके में सोनचरैया को अलग किया जा सकता है ताकि वहां का विकास हो सके और वहां के जो लोग हैं वो आराम से रह पाए और अब उनको जमीनी मालिकाना हक मिल पाए। तो इस तरह के वादे जसवंत ने जब किए थे, लेकिन उनको लेकर उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वो 5 महीने में जहां 5 से 6 महीने विकास कार्य और तमाम भूमि पूजन, शिलान्यास, नारियल फोड़े गए, लेकिन उस मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो इससे लोग नाराज हैं और ये नाराजगी का पूरा सामना उनको करना पड़ेगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी काफी कमजोर नहीं है, उनको भी समाज का वोट मिलेगा, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ परिहार खंगार समाज जो है उसका एक बड़ा यहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र है और समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है, क्योंकि ये जो समाज था ये लगातार बीजेपी को मतदान करता रहा है। लेकिन अब उनके समाज का जब प्रत्याशी खड़ा हुआ है तो कुछ वोट तो उसको जाएगा और हो सकता है कि बहुत वोट भी चला जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को नुकसान होता है, क्योंकि जो प्रागी जी हैं उनको लेकर जिस तरह से जो चर्चा चल रही है वो लोगों से सतत संपर्क में है, पहले से भी जब हार गए थे तब भी संपर्क में रहे थे और तमाम क्षेत्रों में वो जाते रहे हैं, पिछले कई दिनों से लोगों के बीच में रहे हैं। जसवंत को लेकर ये भी सवाल उठते रहे हैं कि उनको रेतीला विधायक कहा जाता है, यानी जो रेत के कारोबार होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, उनमें उनका कहीं ना कहीं उनका सहयोग रहता था और इस बात को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। विकास का पहला मुद्दा यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ टिकाऊ बिकाऊ दल बदलू जो मुद्दे हैं वो कम रहेंगे, क्योंकि ये सिंधिया का प्रभुत्व वाला क्षेत्र भी माना जाता है, इसके अलावा बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। बावजूद इसके यहाँ परिणाम कुछ उचित्र और विचित्र आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही गणित बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी अगर इन्होंने किसी तरह से वोट बैंक ज्यादा किया। क्योंकि मैं पहले भी कहा था आपसे कि अगर जितना भी वोट कटता है वो बहुजन समाज पार्टी द्वारा, उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होता है। तो बहुजन समाज पार्टी में जो वोट जाएगा उसका फायदा कांग्रेस को होगा और जो समाजवादी पार्टी में भी वोट जाएगा उसका भी फायदा कांग्रेस को होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ कांग्रेस फिर उभर के सामने आ जाए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं विकास को लेकर जरूर निराश हैं और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग निराश हैं। जी त्रिपाठी सर, विकास विनोद जी हम आपके पास फिर आएंगे और ये सवाल जरूर हम आपसे करेंगे। आपने कहा समाजवादी पार्टी, यहाँ चौथा आपने एक समीकरण बताया, और समाजवादी पार्टी से जो खड़े हैं जिस जाति से हैं उनके कितने वोट हैं, और आपने एक बात कही कि बीजेपी को ही नुकसान होगा बहुजन समाज पार्टी से, ये कैसे हो सकता है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के सानी जी, आपको भी विनोद जी से कोई सवाल करना है या आपकी टिप्पणी? आपको विनोद जी से कोई सवाल? इसमें मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, जो मतलब यहाँ पे बीजेपी, जैसे आपने कहा 15 साल से बीजेपी सरकार में थी, उसके बाद कांग्रेस आई है और कांग्रेस से 15 महीने रही है, इसके बावजूद 15 साल में भी बीजेपी ने वहाँ, जैसे आपके संवाददाता ने कहा कि वहाँ पर ना बस स्टैंड है ना खेल का मैदान है, तो इतनी छोटी चीजें भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब 15 साल से भी कोई काम नहीं हुआ, तो बीजेपी आज ये कैसे क्लेम कर रही है कि हम वहाँ पे हमने 3 महीने में बहुत सारे काम कर दिए हैं? लेकिन 2013 से 18 तक कांग्रेस की विधायक थी। विधायक तो ठीक है, सरकार की बात कर रही है। सरकार। जी विनोद जी, आप सानी जी के पहले उत्तर दे दीजिए, फिर मैंने आपसे जो सवाल कहा कि सपा पहुंच गई है और वो किसका गणित बिगाड़ेगी। ज्यादातर जिस समाज से सपा ने जिसको खड़ा किया है, हो सकता है वो कांग्रेस के रहे हो, बीजेपी को उससे फायदा हो। और लेकिन पहले सानी जी के सवाल का उत्तर दे। देखिए, मैं आपको साइनी जी बता दूं कि जिस तरीके से चूंकि क्षेत्र में जो अभी विकास नहीं हो पाया, 15 साल से बीजेपी सरकार रही, उसके बाद फिर कुछ महीनों के लिए कांग्रेस सरकार आ गई, लेकिन जैसा उनका कहना है कि साहब हमको पैसा नहीं मिला, ये सब कुछ नहीं लगा, तो विकास 15 सालों में क्यों नहीं हो पाया, मुद्दा ये रहेगा। लगातार वहां पर नारियल फूट रहे हैं। अब चूंकि ये लोगों को पता है कि जो शिलान्यास, भूमि पूजन और तमाम तरह के जो आयोजन प्रयोजन हो रहे हैं वो केवल चुनावी हैं, चुनाव को देखते हुए किए जा रहे हैं। क्या 15 सालों में यहाँ किसी को सुध नहीं आई? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये क्षेत्र नहीं दिखाई दिया 15 सालों में? क्या ये शिवराज सिंह जी को ये दिखाई नहीं दिया? क्या वहां के अन्य जो प्रतिनिधि है उनको दिखाई नहीं दिया? खेल के मैदान तक नहीं है बच्चों के लिए, बस स्टैंड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्था नहीं है। तो ये मुद्दा जरूर, मैं जैसा पहले बताया कि ये मतदाता हैं उनके जहन में है, और जब वो मतदान केंद्र पर जाएंगे और बटन दबाएंगे तो ये मुद्दा उनके दिमाग में रहेगा, और कैसे क्या करेंगे ये वो जाने। लेकिन वही दूसरा सवाल जो त्रिपाठी जी ने पूछा था कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से परिहार समाज ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया है,
क्योंकि परिहार समाज भी यहाँ एक वर्चस्व है, उसके भी करीबन यहाँ पर 15 से 20 हजार मतदाता हैं, और वो चूंकि परिहार और खंगार जो समाज है वो पहले बीजेपी को मतदान करता रहा था। ऐसे हमारे पास जो सूचना रहती है कि बीजेपी के पक्ष में रहता था, बीजेपी के प्रचार में झंडे लेकर उनके घरों पर देखे जाते थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में कुछ है। हो सकता है उसमें कुछ लोग बीजेपी में हो, कुछ लोग कांग्रेस में हो, क्योंकि एक समाज पूरी एक पार्टी के लिए चला जाए ये संभव नहीं है। बसपा में भी जा सकता है, लेकिन ये गणित बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रह सकती है, क्योंकि जब भी कोई बहुजन समाज पार्टी में वोट जाता है, चाहे वो मैंने ग्वालियर चंबल अंचल में पिछली बार भी यह आकलन किया था और लगातार आकलन रहा है कि जो भी वोट बसपा के लिए जाते हैं वो बीजेपी के उनको नुकसान होता है, और ये नुकसान साफ तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र में देखा जाएगा। और जो जसवंत हैं जिनको लेकर लोगों में ये धारणा थी कि ये आएंगे तो हमारे जो विकास कार्य वो होंगे, वो विकास कार्य कुछ भी नहीं हो पाए। अभी 3-4 महीने में जो कुछ किया है वो भी धरातल पे आए नहीं है। इसके अलावा जो अभी तक 15 महीनों में रेत का कारोबार, अवैध उत्खनन, तमाम चीजें जो देखने को मिलती रही उससे भी लोग नाराज हैं। और पिछले 15 सालों में जो बीजेपी सरकार रही और कोई विकास कार्य नहीं हुए। देखिए, प्रत्याशी अपना पार्टी बदल के चला गया, प्रत्याशी दूसरी पार्टी में है और अब वो कह रहा है कि मैं भाजपा से हूं, तो वो भाजपा को ही तो हरा के उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया था। और अब वो 15 साल गए, उनको तो ध्यान है कि 15 साल में विकास कार्य क्यों नहीं हो पाया। तो इस तरह से गणित बिगड़ने की संभावना नजर आ रही है। चलिए, बाकी का तो ये मतदाता के ऊपर है कि आखिर 3 नवंबर को कौन रहेगा, कैसे रहेगा, किस करवट उठ बैठेगा। चलिए, हम और आप तो आंकड़ा नहीं कर सकते, निश्चित तौर पर मतदाता ही करेगा। साइनी जी, आपकी इस पूरे मुद्दे पे कोई संक्षिप्त टिप्पणी? त्रिपाठी जी, जैसे आपके संवाददाता विनोद जी ने भी बताया, अभी वहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा बिल्कुल भारी दिख रहा है। वहाँ पे जिस तरह से अगर समीकरण है, भाजपा और सपा दोनों अगर वोट काटते हैं और अगर बीजेपी का वोट करते हैं तो सीधे सीधे कांग्रेस को फायदा होता है इससे। और वहाँ पे एक नाराजगी भी है लोगों का कि पार्टी दल बदल वाला जो चीज है वो भी काफी प्रभावी है, और इतने सालों में वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे लोग ये बैनर पोस्टर कि हम वोट क्यों दें, जब हमारे यहाँ पे इतने सालों से कोई भी बीजेपी कांग्रेस आता है तो वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ आज तक। तो इस तरह के पोस्टर्स लोग घर घर पे लगा रहे हैं करेरा में। तो इस चीज से सीधा ये संकेत आता है कि जो मतदाता है वो दोनों पार्टियों से नाराज है। तो कहीं ना कहीं सपा और भाजपा को वोट कटेंगे इनके, बीजेपी और कांग्रेस के, और इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। चलिए, और सवाल सबसे बड़े है कि दूसरे नंबर पे बीएसपी थी, बीजेपी तीसरे नंबर पे थी वहां, तो ये भी एक बड़ा समीकरण रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका, और साइनी जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक जसवंत जाटव उन 22 कांग्रेस नेताओं में से एक है जिन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। 2018 में पहली बार उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीत हासिल भी। इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। उधर बीएसपी का साथ छोड़ कांग्रेस के साथ आए प्रागीलाल जाटव 3 बार बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने किसी भी चुनाव में जीत हासिल नहीं की है। 2008 के चुनाव में वह 23,000 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पे है। 2013 के विधानसभा चुनाव में 37,000 वोट हासिल किए। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 40,000 मत हासिल हुए, यानी हर बार वो बढ़ रहे हैं। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि अगर बसपा का वोट बैंक प्रागीलाल के साथ कांग्रेस के खाते में आ गया तो बाजी पलट जा सकती है। खैर, तमाम सियासी समीकरणों के साथ करेरा की कहानी किसके नाम रहती है, ये 10 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। कल फिर हम किसी 2 विधानसभा उपचुनाव जहां होने हैं वहां चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।